नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से। आज हमारे चैप्टर 4 का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बातें की हैं हम एक बार रिपीट करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगता है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हो या फिर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। तो हम लोगों ने लॉरेंस फोर्स तक की बात की हमारे पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये मूविंग चार्ज जो है एक स्पेशल एटमॉस्फेयर में, जैसे कि साइक्लोट्रॉन है, ऐसी सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। आज हमारी चर्चा का विषय बायो सेवर्ट्स लॉ और इसी के एप्लीकेशंस के ऊपर होने वाला है। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, पेन कॉपी उठा लेंगे, और अभी अगर आप लोगों ने वीडियो देखना शुरू किया है तो आप अपने दोस्तों से एक बार ये शेयर कर दीजिए, फिर आगे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन करना है हमको, और जितने ज़्यादा लोग एक साथ पढ़ रहे होंगे उतनी पॉजिटिव वाइब्स बन रही होंगी। तो चलिए आइए देखते हैं, बायो सेवर्ट्स लॉ की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसा पिछली बार भी देखा था, हम लोग क्या देख रहे हैं कि बायो सेवर्ट्स लॉ में अगर एक वायर है और इस वायर के लिए जो है हम लोग इसमें कोई करंट आई बह रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस करंट के कारण किसी भी पॉइंट P के ऊपर जो है हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो पूरे वायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अच्छा है कि हम यहाँ पर एक छोटा सा पीस कट कर लेंगे और इसको मान लेंगे DL। अब IDL मिलके हो जाएगा एक स्मॉल करंट एलिमेंट। इस स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए पॉइंट P के ऊपर वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, dB बोलेंगे। अच्छा, dB का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π। ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये IDL यानी कि करंट एलिमेंट के जो है स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें जितना भी ज़्यादा जो है हम करंट भेजेंगे उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर क्या दिखाई देगा हमको, उतना ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा। दूसरी चीज़, ये R जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो है R के इन्वर्स स्क्वायर के ऊपर जो है डिपेंड करता है, मतलब dB इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन अब हमको क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मान लेते हैं वायर में कि ये R जो है कोई एंगल थीटा बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब साइन थीटा निकाल लेंगे। इस तरीके से हमको जो है इक्वेशन मिला, dB इज़ प्रोपोर्शनल टू IDL, और उसके बाद में क्रॉस R डिवाइडेड बाई r², नहीं r² नहीं, अब ये r³ बन जाएगा, r³। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से ये r³ और ये r, हमको पता है r डिवाइडेड बाई, भाई वेक्टर r कैसे निकालते हैं हम, r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r डिवाइडेड बाई r का मैग्नीट्यूड। तो हमको यहाँ पर ये दोनों वेक्टर r जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर r साइन थीटा आएगा और फिर r और r कट जाएंगे। तो फाइनली हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा dB इज इक्वल टू μ0/4π। ये कहाँ से आया, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो हम लोगों ने हटाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाने के लिए बनाया है। अच्छा, अगर आप जो है HC वर्मा की बुक रेफ़र करोगे तो वहाँ पर इसी चीज़ को जो है कैसे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर एप्सिलॉन और ε0c², इस तरीके से जो है मतलब यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो वो दोनों बातें जो है चलती रहती हैं। हमको जो है वहाँ पर मतलब अभी हम SC वर्मा के लेवल में नहीं जा रहे हैं, और अभी हम तो रिवीजन कर रहे हैं। जब ये फुल लेंथ में जो है वीडियोस चल रही होंगी तब हम जो है इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए, अब μ0/4π ε0 IDL साइन थीटा, ये साइन थीटा कहाँ से आया, R और DL के क्रॉस प्रोडक्ट से आया, और डिवाइडेड बाई r²। ये क्यूब से r कैसे हो गया, r² कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ इसका डायरेक्शन यूज़ किया जिसको साइन थीटा से हटा दिया,
और r डिवाइडेड बाई r क्यूब, तो यहाँ पर r स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइनली। अब आगे बढ़ेंगे और हम जो है अब देखेंगे कि हम इसी बायो सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई करते जाते हैं और उसके बाद में जो है हम अलग अलग जो है इक्वेशंस देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। हमको पता है dB और इसका जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, dB की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ होता है IDL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब हमको क्या करना है कि ये जो है ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है कहाँ से मिल रही है हमको। आप ध्यान देंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है जिसका नाम है, मतलब एक वायर का एक छोटा सा पीस dl है और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है। तो IDL के कारण, एक छोटे से पीस के कारण एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB निकला। अब हमको क्या करना है, पूरे वायर के लिए अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमको यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने यहाँ इंटीग्रेट किया है तो हमको यहाँ पर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए dB का इंटीग्रेशन हो जाएगा b और b की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ पर I, अब देखिए डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा dl। यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो dl है ये ही एक वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। ऐसी कंडीशन में वो सब बाहर निकालेंगे, b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ पर हो जाएगा I डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dl, केवल इंटीग्रेशन ऑफ dl जो है यहाँ पर बचा और dl जो है एक वेरी स्मॉल लेंथ है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको पूरा सर्कल मिलेगा जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो इस तरीके से जो है हमको dB की एक नई वैल्यू मिल गई और वो क्या है, dB की नई वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ हो जाएगा I बाई R स्क्वायर और यहाँ मिल जाएगा हमको 2 पाई r, क्योंकि दिस इज द सर्कमफरेंस। अब सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हमको मिल जाने के बाद में जो चीज़ें कटती हैं वो चीज़ें हम काट लेते हैं। और अब यहाँ पर क्या बचता है, देखो अब यहाँ पर I इंटू 2 पाई या डिवाइडेड बाई R है, मतलब I और यहाँ पर 2 पाई डिवाइडेड बाई R और यहाँ हमको मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। ये फॉर्मूला मिलने के बाद में हमको एक और चीज़ सोचनी है, हम यहाँ से 4 पाई और 2 पाई कटा क्यों नहीं रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हमको म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू पता है जो कि 10⁻⁻7 है, लेकिन म्यू नॉट बाई नथिंग होगा तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगी और वो हमको अवॉइड करना है। इसलिए हम न्यूमेरिकल में डायरेक्टली ये वैल्यू प्लग करने के लिए इसको कटा नहीं रहे। अब अगला रीज़न जो है वो आप समझिए। अगला रीज़न ये है कि एक कंप्लीट जो सर्कल है, एक कंप्लीट सर्कल है, इसमें जो है हमको जो एंगल मिल रहा है थीटा, दैट इज़ 2 पाई। अब इसके लिए जो है हमारे पास में फॉर्मूला है b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2 पाई I डिवाइडेड बाई R, ठीक है। ये कंप्लीट सर्कल के लिए, मतलब एक फुल रिंग के लिए ये वैल्यू है। अगर आप एज्यूम करो कि आपको एक सेमी सर्कुलर वायर मिलता है जिसके सेंटर में, इस सेमी सर्कुलर वायर के लिए हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब आप कहाँ मॉडिफाई करोगे, 2 पाई तो एंगल है ना भैया, तो अगर हम ये 2 पाई को रिप्लेस करें, यहाँ जो है एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है पाई, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ पाई I हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि कोई एंगल ओके वायर कुछ इस तरीके से, मतलब सॉरी, अगर हम लोग मान लेते हैं कि वायर में कुछ इस तरीके का जो है अब हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इस सेंटर के लिए जो है ये वाला एंगल थीटा है। अब ये थीटा अगर जो है रेडियन में हमको पता है तो हम यहाँ पर पाई की बजाय
डायरेक्टली रेडियन वाली वैल्यू डाल देंगे। और अगर हमको नहीं पता है तो पहले हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब आप बताइए कि थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है। हमको पता है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब हमको अगर डिग्री में पता है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। और अगर हमको थीटा डिग्री है तो यहाँ थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है हमको रेडियन में वैल्यू पता चल जाएगी। मान लेते हैं कि 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 90 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, और यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिल गई, पाई बाई 2। तो इस तरीके से हम पहले अपने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस फॉर्मूला में डाल देंगे। फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई थीटा इंटू आई, और ये जो है डिवाइडेड बाई r, ये जो है हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे देता है। आप स्पेशल एप्लीकेशन के नाम से याद रखिए या किसी भी तरीके से याद रखिए। वैसे इतनी डिटेल में आपसे बोर्ड एग्ज़ाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म करते ही आपके पास में एक कंपटीशन एग्ज़ाम आके खड़े रहने वाला है, हमको उसकी चिंता भी करनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो है जो मुद्दा है वो क्या है देखते हैं। अब हमको एक्सियल पोजीशन ऑफ द लूप, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये एक्सियल पोजीशन क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि भाई अगर मैंने ये लूप रखा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बतानी है। अगर यहाँ पर हमारे पास में एक की बजाय इसी लूप में n बार जो है वो वायर जो है वाइंडेड अप हो, जैसा कि हम यूजुअली देखते हैं, तो अगर उसमें n लूप्स हैं तो यहाँ पर हमको n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू n टाइम्स बड़ी हो जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख के मैंने दी हुई है। जब यहाँ पर आप n डालेंगे तो पूरे लूप के लिए n टाइम्स वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए कि मान लेते हैं हमारे पास में जो है ये लूप एक ऐसा है और हम उसी के सेंटर में जो है, मतलब अगर आप देखें कि यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोगों ने लूप ऐसा लिया है और इसके सेंटर में जो है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू n इंटू 2 पाई आई डिवाइडेड बाई r। ये वैल्यू हो गई इसके सेंटर में। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंटर पे ना होके इसकी टिप में जो है मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, इस प्लेन को आप जो है एक्स वाई प्लेन मान लीजिए, एक्स वाई प्लेन मान लीजिए, या ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इसे जेड वाई प्लेन मान लो। तो ये जेड वाई प्लेन है और हमें एक्स प्लेन में कुछ डिस्टेंस जो भी हमको मिलेगा उस डिस्टेंस में वैल्यू चाहिए, तब हमारे लिए ये वाला डायग्राम आ गया। यहाँ देखिए कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए वाई जेड प्लेन है जहाँ पर ये करंट फ्लो हो रहा है, और इसके सेंटर से हमको एक्स डिस्टेंस में एक पॉइंट मिलेगा P, और इस पॉइंट में हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है पिछले कैलकुलेशन में हम लोगों ने एक बात छोड़ दी, और वो क्या है कि बायो-सेवर्ट्स लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। और ये राइट हैंड रूल देखिए, ये मेरा राइट हैंड है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से अपना अंगूठा रखूँगा कि वो वायर में करंट के डायरेक्शन में हो। मतलब मान लेते हैं करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मैं अपना अंगूठा करंट के डायरेक्शन में रख लूँगा, एंड देन मैं जब इसको फोल्ड करूँगा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ हाथ रखता हूँ तो मुझे अगर यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर Q मिलता है तो उस पॉइंट Q में जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखेगा। लेकिन इसी को जो है मैं अगर पॉइंट P के लिए सोचूं तो यहाँ देखिए ऐसा घुमाने के बाद में पॉइंट P के लिए जो है मुझे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ या ऐसा दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। दूसरी चीज़ हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो कंटिन्यूअस होती हैं, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक पूरे गोले में दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। अब इसका एप्लीकेशन यहाँ पर आएगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है तो यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है या
टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि हम लोगों का ये एक्स वाई प्लेन ऐसा है और हमारा लूप इधर है, तो इसलिए जो है आपको करंट का डायरेक्शन अंदर जाता हुआ दिखाई देगा ऐसा। अब मैंने अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में अंदर जाता हुआ लगा दिया, और अब जो है जब मैं अपना अंगूठा टर्न करूँगा तो नीचे वाले कंपोनेंट के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में ये देखिए, ये जो कनेक्टिंग लाइन है, इस कनेक्टिंग लाइन के परपेंडिकुलर मतलब मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे अंदर मतलब इस तरीके से दिखाई देगी, देखो ऐसा, ठीक है। ये अंदर जाती हुई, यानी कि इस डायरेक्शन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर मिलेगी। रादर देन वहाँ अगर मैं वहाँ से देखूँ तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अभी वहाँ ऐसा है, बाहर आता हुआ वहाँ उस लूप में। तो उस पॉइंट में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे इस पॉइंट के लिए ऐसा, मतलब ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिला dB। अब यहाँ पर dB2 ले लेते हैं और इसको dB1 ले लेते हैं। ये दोनों के दोनों अभी जो है एक्स एक्सिस से कोई एंगल थीटा बना रहे हैं। ये वाले एंगल को अगर हम लोगों ने थीटा माना तो यही वाला एंगल थीटा हमको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर हमको एंगल थीटा दिखाई देता है तो इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, पहला dBy और दूसरा बनता है dBx। इसी तरीके से मेरा जो dB2 है इसके लिए भी, मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB2 है, इसके लिए भी हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक dBx और दूसरा dBy। अब अगर ये एंगल थीटा है तो आप बताइए कि dB2y इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा dB2 और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर भी जो है dB1 cos थीटा, जबकि यहाँ पर जो है हमको dB sin थीटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, dB1 sin थीटा या dB2 sin थीटा। अब अगर जो है हम ये देखें कि एक पूरे सर्कल में, क्योंकि dB जो है किसके कारण है, यहाँ पर हम लोगों ने वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट dl लिया है, इस dl के कारण जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस dl के कारण यहाँ पर स्मॉल करंट एलिमेंट dB2 दिखाई दे रहा है। अगर हम उसको पूरे सर्कल में लेते हैं तो हमको यहाँ पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि भाई हमको dB sin थीटा से मतलब है, और dB sin थीटा में sin थीटा क्या है भाई, ये एंगल थीटा है अगर, तो इस एंगल थीटा होने के बाद में यहाँ sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई r, और ये r जो है ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, तो y डिवाइडेड बाई r है। अच्छा, ये r की वैल्यू क्या है, तो अगर हम लोग देखें r की वैल्यू है √x² प्लस y²। इस तरीके से हमको sin थीटा की वैल्यू क्या मिली, sin थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई √y² प्लस x²। ये हमारा जो है कंक्लूजन निकल गया। अब हमको dB sin थीटा एक स्मॉल करंट एलिमेंट मिलता है, हमको टोटल जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चलो एक नया पेज लेते हैं। अगर हमको जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमको B नेट मिलेगा, B नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा, ठीक है, और ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 360 डिग्री तक हम अगर कवर कर लेंगे तो हमको टोटल बी नेट मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू डाल देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई आर, ये जो है वैल्यू हो जाएगी किसकी, साइन थीटा की। और dB की वैल्यू क्या होगी, तो dB की वैल्यू होती है, हम लोग क्या देख रहे हैं, dB की वैल्यू होगी k, यानी कि μ0/4π, है ना, इसको वही लिख लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगी μ0/4π, और इसके बाद में जो है यहाँ पर IDL और डिवाइडेड बाई r²। साइन थीटा क्यों नहीं ले रहे हम लोग, तो साइन थीटा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो है हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिला हुआ है।
अब यहाँ पर जो है हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, उन सारे कांस्टेंट्स को हम अंदर ले जाएंगे, मतलब बाहर ले जाएंगे। तो हमको हमको कांस्टेंट क्या मिलते हैं, कांस्टेंट मिलते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहाँ मिल गया y डिवाइडेड बाई, यहाँ y डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और उसके बाद में क्या क्या चीज़ें जो है बाहर चली गई, चलो देखते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ आ गया, y डिवाइडेड बाई आर क्यूब बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में हमको मिलता है, अच्छा i भी तो बाहर आएगा, और हमको मिलता है dl। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ये जो dl है हमारे पास में, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे रिंग की लंबाई हो जाएगी। भाई इतने बड़े रिंग में से जो है हम लोगों ने जब करंट का एक छोटा सा एलिमेंट dl लिया था, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 पाई, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, इसकी जो रेडियस है वो y है, तो 2 पाई y मिल जाएगा। और वो 2 पाई y अगर हम यहाँ फीड करेंगे तो हमको मिलता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा y डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और यहाँ i, और उसके बाद में 2 पाई y। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन में हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर से पाई y और ये y मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई y स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ द एरिया ऑफ दैट सर्कुलर लूप। तो फिर जो है हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा ये वैल्यू किसकी है, ये बी नेट की वैल्यू है, तो बी नेट की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद में 2 पाई आई, नहीं 2 आई मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिंग, और डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी। अब यहाँ पर अगर n लूप होते हैं, इस लूप को अगर हम n टाइम्स बढ़ा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, अगर हम n लूप को n टाइम्स बढ़ा देते हैं तो बी नेट मिलता है, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पर है n 2n i, और यहाँ मिल जाएगा हमको a डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर जाननी चाहिए, अब वो क्या है, NIA। n क्या है, नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, I क्या है, फ्लोइंग करंट, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर हम इसको सबको कैलकुलेट करें तो हमको यहाँ पर मिलता है क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि P इज इक्वल टू 2QL, ये क्या था, ये डायपोल मोमेंट था। उसी तरीके से जब आप मैग्नेट को देखते हो तो मैग्नेट भी एक डायपोल होता है, जहाँ एक नॉर्थ और एक साउथ होता है। इसका जो डायपोल मोमेंट निकलेगा उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, और उसका एक फॉर्मूला क्या है, NIA, जहाँ N इज़ नंबर ऑफ लूप, I इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने एक लूप में करंट फ्लो करा के उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया हुआ है और उसका डायपोल मोमेंट निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू NIA, और ये इन्फॉर्मेशन अगर हम यहाँ प्लग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, बी नेट इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट, यहाँ इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और ये जो है आप अभी फिर से देखेंगे कि वहाँ पर जब हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या था, तो वो था 2p डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और यहाँ पर यहाँ पर जो है k था, और ये जो है क्या था, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, कहाँ, एक्सियल पोजीशन में। तो उसी तरीके से एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण जो है हमको ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया। तो
आई होप कि आप अब जो है क्या कर पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि कहाँ हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं और वो कैसे एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने चीज़ें देखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को ये सारी चीज़ें तो पता चल गई। यहाँ देखते हैं कि अगर स्ट्रेट वायर है और वो इन्फिनिट लॉन्ग है तो अब हम उसके थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि ये एक वायर है और ये जो वायर है इसमें जो है हम लोगों ने यहाँ पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया हुआ है, इसका नाम DL रखते हैं। इस DL एलिमेंट के कारण ये जो डिस्टेंस होगा R होगा और यहाँ पॉइंट P मिलेगा जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले जब हमको उसके बारे में पता चलेगा फिर हम उसके एप्लीकेशन के थ्रू पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमको क्या पता है भाई, हमको पता है DB, हमको पता है DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ है IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये क्या है, ये बायो-सेवर्ट्स लॉ से हम लोगों ने उठाया। अब बायो-सेवर्ट्स लॉ से हमको ये इन्फॉर्मेशन तो पता चल ही गई, लेकिन यहाँ पर जो है हम एक स्पेशल ढंग से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ हमारे पास में एक ट्राइंगल है APB। इस ट्राइंगल APB में हमारा एंगल थीटा जो है क्या है, वहाँ है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हम लोगों ने ये वाला डिस्टेंस क्या माना है, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने A माना है और इसका जो है ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने L मान के रखा हुआ है। अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि अगर हम थीटा और पाई के बीच में रिलेशन निकालें तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उसमें से एक तो एंगल A 90 डिग्री निकल ही गया तो इन दोनों को मिला के 90 डिग्री मिलेगा। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, या हम बोल सकते हैं एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। अब यहाँ से इस साइन थीटा के बारे में बात करेंगे तो जहाँ हम साइन थीटा बोलेंगे वहाँ हमको बोलना पड़ेगा साइन 90 माइनस फाई, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। ये रिलेशन अगर समझ में आया तो अब एक बार जल्दी से लाइक करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अब आगे क्या देख रहे हैं हम लोग, आगे ये देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है हमको साइन, भाई हम लोग जो है अगर देखना चाहें कि फाई के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो tan फाई कितना होगा, tan फाई कितना होगा। tan फाई के लिए देखो tan फाई इज इक्वल टू, अब ये जो है फाई है तो इसके लिए परपेंडिकुलर L है और बेस जो है A है, तो tan फाई इज इक्वल टू L बाई A। tan फाई इज इक्वल टू L बाई A, ये हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, L इज इक्वल टू A tan फाई। लेकिन क्या हमको L के कारण पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमको तो DL की वैल्यू चाहिए। DL के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो भाई यहाँ अगर हम लोग DL बाई डी फाई कर दें तो यहाँ पर भी हमको D बाई डी फाई ऑफ A tan फाई करना पड़ेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर D बाई डी फाई ऑफ A tan फाई करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा A सेकेंड स्क्वायर फाई, और यहाँ पर से हमको DL बाई डी फाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने से हमको एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू मिलती है, वो है DL इज इक्वल टू A सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई।
ये हमको DL की वैल्यू मिल गई। अब आप कंस्ट्रक्शन आगे देखते चलें। ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं चालू किया। हम लोगों ने साइन थीटा को कॉस फाई के फॉर्म टर्म में लिख दिया। हम लोगों ने DL को a सेकंड स्क्वायर फाई d फाई के टर्म में लिख दिया। अब हमको अगली बात करना है r के साथ में डीलिंग। ये r क्या है? ये है भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम का कहना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। और इसमें जो है क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमको जो है क्या मिलता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसको और मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अगर मैं a को बाहर निकालना चाहूँ तो r की वैल्यू मिलेगी a, और ये जो है स्क्वायर जो है बाहर निकलेगा। चलो इसको अंडर रूट के अंदर ही रखते हैं। तो ये स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम और आगे देखेंगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी a इंटू, अब ये स्क्वायर साइन से बाहर निकल गया और यहाँ पर मिलता है 1 प्लस एल बाई ए। क्या होता है अभी तो हम लोगों ने देखा भाई, एल बाई ए की वैल्यू टेन थीटा है, टेन फाई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर फाई। आपको ये नज़र आ रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई क्या होता है? याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर फाई। मतलब यहाँ पर हो जाएगा r इज इक्वल टू ए अंडर रूट सेक स्क्वायर फाई। इस तरीके से जो है हम लोगों ने कनेक्शन निकाला। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो r स्क्वायर दिया हुआ है भाई, यहाँ पर नीचे तो r स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। अब ये पूरा का पूरा मामला कौन कौन सा, यहाँ देखिए हम लोगों ने r स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। हम लोगों ने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, कितनी, कॉस फाई। और हम लोगों ने dl की वैल्यू निकाल ली, dl इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। यहाँ पर a सेक स्क्वायर फाई और यहाँ डी फाई। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं हम कहाँ डालेंगे, बायो-सेवर्ट्स लॉ में। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या था, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई और यहाँ था आई डी एल डिवाइडेड बाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे और ये हो जाएगा आई डी एल की बजाय जो है हम क्या लिखेंगे, डी एल की बजाय लिखेंगे ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा की बजाय लिखेंगे कॉस फाई और आर स्क्वायर की बजाय लिखेंगे ए स्क्वायर सेक एन स्क्वायर फाई। अब सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि हमारे पास में काटने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, उन चीज़ों को हम काटेंगे। ये देखिए स्क्वायर ए को काट देगा, ये सेकेंड स्क्वायर जो है ये सेकेंड स्क्वायर को जो है काट देगा। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए ये बाहर करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। और इसके बाद में जो है हमारे पास में बचता है इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई। कॉस फाई को जो है अब यहाँ पर एंगल की वैल्यू देखते हैं कि ये फाई की वैल्यूज़ हम कैसे ले सकते हैं, मतलब अब हम लिमिट की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले आप देखोगे कि हम जो भी एंगल नाप रहे हैं वो यहाँ से नाप रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला फाई पॉजिटिव है और नीचे वाला फाई नेगेटिव है। अब यहाँ से अगर आप ऊपर एंगल ले रहे हो तो ये जो है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ले सकते हैं। 0 डिग्री में जो है यहीं पर हमको DL मिलेगा और 90 डिग्री में हमको इन्फिनिटी में मिलेगा। उसी तरीके से फाई 2 की वैल्यू भी हम 0 से लेके 90 डिग्री तक ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो है हमारे पास में जो लिमिट है वो -φ2 से लेके +φ2 तक की है। तो यहाँ पर जो +φ1 की है, तो यहाँ हम लिमिट लगाएंगे -φ2 और यहाँ लग जाएगा φ1। अब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको cos फाई का डी फाई के साथ में इंटीग्रेशन क्या मिलता है, sin फाई माइनस sin फाई। तो जो है हमको मिल गई वैल्यू b की वैल्यू b इज इक्वल टू μ0 बाई 4πa और यहाँ i, और उसके बाद में इंटीग्रेशन करने से हमको मिला माइनस sin फाई, और इसकी लिमिट है -φ2 से लेके φ1 तक। हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू डालते हैं, पहले माइनस साइन बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर हमको मिलेगा -μ0i डिवाइडेड बाई 4πa, ठीक है। और इसके बाद में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो अपर लिमिट क्या है, φ1, ठीक है, sin φ1, यहाँ पर मिला हमको sin φ1 माइनस यहाँ मिल जाएगा sin φ2 माइनस φ2। और इसको जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए कि यहाँ सबसे पहले हम लोग इसको इन्वर्ट कर देते हैं, और इन्वर्ट करने से हमको क्या मिलेगा, इन्वर्ट करने से हमको मिलेगा -μ0i डिवाइडेड बाई 4πa, और यहाँ मिल जाएगा sin φa माइनस sin नहीं, यहाँ पर φ2 और φ1। हम लोगों ने क्या किया, ये जो है हम लोगों ने इसको आगे भेजा, क्योंकि ये माइनस साइन है। तो माइनस साइन, अब ये वाला माइनस साइन इनको दोनों को, भाई यहाँ पर जो है ये वाला माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से हमको लास्ट में मिलता है μ0i डिवाइडेड बाई 4πa, और यहाँ मिलेगा sin φ1 प्लस sin φ2। तो ये हमारा अल्टीमेट रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को लेके जो है ये किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B। किसके लिए, एक वायर के लिए जिसका अपर एंगल जो है हमारे पास में φ1 है, लोअर एंगल φ2 है, नेगेटिव है। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, और ये देखिए यहाँ पर जो है हमको ये वैल्यू मिली, ठीक है, यहाँ पर जो है प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये एप्लीकेशन मिल गया। इसके जो है कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर एक पॉइंट में यहाँ पर जो है φ2 की वैल्यू क्या हो गई, φ2 की वैल्यू 0 हो गई और φ1 की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, और इसके बाद में अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो b इज इक्वल टू μ0 बाई 4πa, साइन 90 की वैल्यू हो जाती है कितनी, 1, साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, μ0 बाई 4πa, और यहाँ पर i इंटू, यहाँ पर i आना चाहिए, तो i इंटू, और यहाँ साइन की वैल्यू 1 है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि दोनों साइड इन्फाइनाइट है, तो हमको यहाँ पर दोनों साइड जो है 9 और 9, मतलब यहाँ पर इन्फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता है, b इज इक्वल टू μ0i डिवाइडेड बाई 4πa, और यहाँ पर हमको वैल्यू मिल जाएगी 2। इस तरीके से हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग लोकेशन में मिलती जाती है। हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर साइन थीटा की बजाय यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर साइन अल्फ़ा ले लेंगे और ऊपर की वैल्यू साइन 90 है। तो इस तरीके से हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ देखिए ये बीटा एंगल है और ये जो है अभी नेगेटिव है, तो हमको जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा B
और इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ए आई, और यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो इस तरीके से जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको अलग अलग एप्लीकेशंस मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे ऐसे जनरल केस हैं जहाँ पर हमको 2-3 चीज़ों को लेके एप्लीकेशन करना पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है ये आने वाले वीडियो में, आने वाली सीरीज़ में हम देखते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिशन 2023 में हम लोगों ने जो टारगेट रखा है उस टारगेट की ओर मुस्तैदी से आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।